गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग कैथोड रेज, एनोड रेज जिन्हें कैनोल रेज कहते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फिर चैडविक का न्यूट्रॉन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जो कि प्लम पुडिंग मॉडल कहलाता है, पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अल्फा स्कैटरिंग प्रैक्टिकल बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने में से अल्फ़ा बीटा गामा रेज निकालते हैं, जिसमें से अल्फ़ा रेज को उसने एक पतली स्लिट इसलिए कि एकदम बारीक धार में बिल्कुल पतली से रूप में वो इस गोल्ड फॉइल पर पड़े। ये गोल्ड फॉइल जैसे अपन मिठाई के ऊपर वर्क चांदी का होता है उससे भी पतला है, 0.05 mm का है। इसके चारों तरफ ये जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा हुआ, स्क्रीन लगी हुई है। ये जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है ये और कुछ नहीं करती। अल्फ़ा प्रैक्टिकल्स हमें नज़र नहीं आते, लेकिन जब इस जिंक सल्फाइड पर यह अल्फ़ा टकराता है तो यहाँ पर जहाँ वो टकराएगा, जिस जिस जगह पर, वहाँ पर चमक उत्पन्न होगी और उस चमक से हम पहचान जाएंगे कि ये अल्फ़ा जो पार्टिकल्स है वो कहाँ पर आकर टकराए हैं। इन सब से सबसे पहले उसने ये चीज़ महसूस की कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल सीधे निकले, कुछ थोड़े से डिफ्लीट हुए और लगभग 20,000 में से एक 180 डिग्री पर मुड़ गया। उसके लिए ये बहुत आश्चर्यजनक घटना थी, क्योंकि उसके पहले थॉमसन ने ये कहा था कि वो एक प्लम पुडिंग मॉडल है, तरबूज की तरह। और अगर कोई चीज़ तरबूज की तरह है और हम उस पर अगर स्टैन गन से लगातार गोलियां मारते हैं तो सारी गोलियों के साथ एक जैसा बिहेव होगा, या तो सब उसको पार कर जाएंगी या सब पार नहीं करेंगी। बट यहाँ तो बड़ी अजीब सी कंडीशन आई, ज़्यादातर तो सीधी निकल गई, कुछ थोड़ी सी डिप्लीट हुई और लगभग 20,000 में से एक 180 डिग्री पर मुड़ गई। तो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल डिस्कार्ड हुआ, कैंसल हुआ। थॉमसन के एटॉमिक मॉडल तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, वो भी उसकी एक कमी में गिना जाता है। अब उसके बाद जब उन्होंने अपना प्रैक्टिकल करा तो क्या इन्होंने, रदरफोर्ड ने, अपने एटॉमिक मॉडल के लिए बोला, तो सबसे पहली चीज़ बोली कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स सीधे निकल गए। जब कोई चीज़ सीधी निकल गई है, इसका मतलब अधिकांश भाग जो एटम का है इट इज़ एम्प्टी, खोखला है। ये कैसे पता पड़ा? क्योंकि कोई चीज़ अगर बिना रुकावट सीधे निकल रही है, इट मीन्स वो जगह खाली है। एटम के बहुत ही छोटे से पार्ट में, बहुत सूक्ष्म पार्ट में, छोटे से पार्ट में कोई ऐसी चीज़ है जहाँ मैक्सिमम मास और पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज अल्फ़ा पार्टिकल भी पॉजिटिव नेचर के हैं। पॉजिटिव से पॉजिटिव रिफ्लेक्ट होगा और वो बहुत कम रिफ्लेक्ट हो रहे, क्योंकि 20,000 में से एक या दो ही अल्फ़ा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब वो जो जगह है जहाँ पर मैक्सिमम मास कंसिस्ट करता है वो बहुत स्मॉल पोर्शन के रूप में है, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस कहा। न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स हैं उन्हें कंबाइंड रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सबसे हैवी होता है न्यूट्रॉन, देन प्रोटॉन, और सबसे हल्का पार्टिकल, लाइटेस्ट पार्टिकल जो अंदर होता है एटम में जो होता है वो है इलेक्ट्रॉन। इस न्यूक्लियस का जो सेंटर है वो लगभग, अगर पूरे एटम को आप 10⁻⁻10 मीटर से किससे डिनोट करें, 10⁻⁻10, ये किसका है? एटम का साइज। तो 10⁻⁻15 न्यूक्लियस का साइज है। मतलब आप जो अगर कहो तो 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000वां हिस्सा छोटा है। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप पूरे एटम को 5 किलोमीटर का एरिया माने, जैसे 5 किलोमीटर यहाँ से आप मान लें सूरज पोल की गोलाई तक जितना लंबा चौड़ा आपका एक मैदान है, तो क्रिकेट की बॉल जितना न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, जिसे प्लेनेटरी मीन्स प्लैनेट्स की तरह, जैसे सोलर सिस्टम में सन के चारों ओर प्लैनेट्स घूमते हैं, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स भी इनके चारों ओर घूमते हैं। अब बात आती है रदरफोर्ड के मॉडल में प्रॉब्लम्स क्या थी, कमियां क्या थी, ड्रॉबैक्स क्या थे। तो इसके मेनली दो ही ड्रॉबैक्स हैं। एक तो इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो प्लेनेटरी है,
जब किसी न्यूक्लियस के चारों ओर किसी ग्रेविटेशनल फोर्स या किसी फोर्स के चारों ओर कोई भी अपोजिट चार्ज पार्टिकल चक्कर लगाता है, रिवॉल्व होता है, तो घूमते समय उसकी एनर्जी लॉस होती है। आप लोगों ने अगर बचपन में ध्यान हो लट्टू देखा हो या फिर मौत के कुएं में जब कार चक्कर लगाती तो उसे अचानक बंद नहीं करते, धीरे धीरे बंद करते, तो उनका ध्यान हो तो रिवॉल्विंग जो एरिया है, रेडियस है, वो धीरे धीरे कम होती है और फिर लास्ट में वो बीच में आकर रुक जाता है। सेम चीज़ यदि कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा है, तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चक्कर लगाते लगाते अपने पाथ को छोटा करता जाएगा और लास्टली इलेक्ट्रॉन कहाँ गायब हो जाएगा? न्यूक्लियस में समा जाएगा। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है। मेरे पास यदि कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो एक एक करके सारे कार्बन के इलेक्ट्रॉन गायब होते जाएंगे, पहले 5 रह जाएंगे, तो वो कार्बन की जगह दूसरा एलिमेंट हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं अगर कोई केमिकल चेंज ना हो तो एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आता। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होते विदाउट एनी चेंजेस। तो फर्स्ट चीज़ कि अगर ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स प्रोसेस थी, पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा और लॉस करने के साथ साथ उसका जो स्पाइरल मोशन है वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा? न्यूक्लियस में। बट ऐसा नहीं होता, जिसका रीज़न रदरफोर्ड नहीं समझा पाया। और सेकेंड ड्रॉबैक है इसका कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या है? यदि कोई एनर्जी रेगुलर आप इमिट कर रहे हैं तो आपका जो स्पेक्ट्रम है, जो फोटो है, एक तरह से स्पेक्ट्रम को हम कह सकते हैं, जो उसका फोटो है वो भी रेगुलर मिलना चाहिए। अगर आप एनर्जी जैसे पानी की धार लगातार गिर रही तो आपको दिख भी रही लगातार। पानी की धार में बूंदें एक दूसरे से बिल्कुल टच और रेगुलर वे में आती है, उसे लीनियर। लेकिन अगर यही बंदूक से निकलने वाली गोलियों की बात करें, वैज्ञानिकों ने लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को उसके पार्टिकल नेचर से समझाया और कुछ प्रॉपर्टीज़ को उसके वेव नेचर से समझाया। तो अब पार्टिकल्स में जो वेव्स हैं, वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह जानी जाती हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं कि अगर अपन जानते हैं 3, अगर आप पेंसिल लें और तीनों को एक दूसरे के 90 डिग्री पर रखें, मीन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर एक पर मैग्नेटिक फील्ड हो, एक पर इलेक्ट्रिकल फील्ड और तीसरे मतलब जो 90 डिग्री का आपका है उस फील्ड पर अगर वेव्स प्रोपोगेट करें, चलें, तो उसे क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या खासियत होती है? तो सबसे पहली तो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में लगभग लाइट की स्पीड अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करती हैं। इन सभी के लिए प्रोपोगेट होने के लिए, मूव करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। आप अच्छे से जानते हो साउंड वेव्स के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। कहा जाता है कि अगर कहीं वैक्यूम है, स्पेस है, जहाँ पर आमने सामने यदि 2 व्यक्ति खड़े हैं तो उन्हें एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, बिकॉज साउंड ट्रेवल्स इन मीडियम। बट लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वेव्स अपने में से लगातार एनर्जी को इमिट करती रहती हैं और इनके 2 90 डिग्री के प्रोपोर्शंस में, परपेंडिकुलर्स में, एक में इलेक्ट्रिकल फील्ड और दूसरे में मैग्नेटिकल फील्ड होता है। जब ये वेव्स हैं तो वेव्स में क्या खासियत होगी? वेव्स में एक वेव या एक तरंग को दिखा रखा है। इस वेव्स में जो ऊपर की तरफ पॉइंट है वो क्या कहलाता है? क्रस्ट। और जो नीचे की तरफ पॉइंट है वो थ्रो कहलाता है। 2 क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है इट्स नोन एज लैम्डा। लैम्डा मीन्स वेवलेंथ। किसी क्रस्ट का हाईएस्ट पॉइंट जो होता है इट्स नोन एज एम्पलीट्यूड। लैम्डा अलग अलग कलर की लाइट के लिए अलग अलग वैल्यू रहती है। ये छोटा भी हो सकता है और ये बड़ा भी हो सकता है। ये लैम्डा छोटा, ये लैम्डा बड़ा। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में आप उस कितनी वेवलेंथ, जैसे आपके पास 2 व्हील्स हैं, एक कार का और एक ट्रक का। कार का व्हील छोटा है, ट्रक का बड़ा, मीन्स लैम्डा। अगर इसको लैम्डा से समझाऊं तो कार की लैम्डा कम है और ट्रक की लैम्डा ज़्यादा है। अब अगर आपसे कहा जाए
कि एक रूम के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक इसे रिवॉल्व करो और गिनो कितने रिवॉल्विंग में वो दरवाजे तक पहुंच रहा है, तो आप अच्छे से जानते हो ट्रक का व्हील कम रिवॉल्विंग में वहां तक पहुंच जाएगा, जबकि कार का ज़्यादा बार रिवॉल्व करना पड़ेगा। यही उसकी फ्रीक्वेंसी, कितने टाइम्स वो वहाँ पर रोटेट हो रहा है। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसका मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के अपोजिट चलते। फॉर्मूला लिखा जाता है यहाँ पर, फॉर्मूले के लिए E इजिकल टू एच न्यू। E एनर्जी है, H प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है और न्यू इजिकल टू होता है C बाय लैम्डा। यहाँ ये जो C है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये कांस्टेंट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा क्या है? लैम्डा है वेवलेंथ, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। न्यू और लैम्डा में रेसिप्रोकल संबंध है, न्यू रेसिप्रोकल 1/λ। ये फॉर्मूले अपने को बार बार ध्यान रखने हैं। एक फॉर्मूला और है वेव नंबर। वेव नंबर का मतलब है न्यू बार, ये न्यू नहीं है, न्यू फ्रीक्वेंसी के लिए था, ये बार है इजिकल टू 1/λ, अर्थात लैम्डा का रिवर्स, वो रेसिप्रोकल था इसीलिए C कांस्टेंट यूज़ हुआ। यहाँ पर न्यू बार लैम्डा का 1 कर दो, अगर लैम्डा सेंटीमीटर में है तो न्यू बार हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन वापस बोलूँ, वेवलेंथ क्या है? किन्हीं भी जो कंटिन्यूस में दो क्रस्ट या थ्रोट्स हैं, उन दोनों के बीच की डिफरेंस जो है, डिस्टेंस है, वो वेवलेंथ। यहाँ वेवलेंथ के लिए कुछ खास बातें। वेवलेंथ में 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। सेम चीज़ एम्पलीट्यूड, तो हमने ये पढ़ा कि एम्पलीट्यूड क्या था? हाइट। ये जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट ऑफ वेवलेंथ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी, the number of wavelength which pass through a point in 1 second, number of wavelength which pass through a point in 1 second। तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसे हर्ट्ज में नापा जाता है। वेलोसिटी ऑफ वेव इज लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड। लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड विच इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ वेव। अब यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वैल्यूज़ अलग अलग हैं। यहाँ पर एक चार्ट है, ये चार्ट अलग अलग वेवलेंथ को शो कर रहा है। ये है लैम्डा वेवलेंथ और रिवर्स फ्रीक्वेंसी। जिसकी लैम्डा ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी कम होगी। हमें याद रखना है कॉस्मिक रेज, देन गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा रेज। विजिबल रेंज बहुत छोटी होती है, लेकिन मनुष्य को, मानव को केवल यही दिखाई देता है। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वॉयलेट की लैम्डा सबसे कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा है, तो ये रिवर्स चलता है। देन इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव्स हम घर में जो माइक्रो ओवन यूज़ करते हैं, और रेडियो वेव्स में जो हम रेडियो वगैरह में FM वगैरह जो चलाते हैं उसके अंदर इसे देखा जाता है। अब बात आती